नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यदेव हूँ। मैं एक अत्यंत साधारण सा इंसान हूँ, विवाहित हूँ और सरकारी कार्यालय में अच्छे पद पर कार्यरत हूँ। मेरी पोस्टिंग के पास के ही शहर में है। मेरा अपना घर है, पत्नी है और 1 साल का बेटा भी है। वृद्ध माता पिता और थोड़ी खेती के चलते मेरी पत्नी को पैतृक घर में ही रहना पड़ता है। सप्ताहांत में मैं घर चला जाता हूँ, बाकी दिन यहीं पर रहता हूँ। यहाँ एक सोसाइटी में मैंने फ्लैट किराए पे ले रखा है। यह अच्छी साफ सुथरी जगह है और नीचे गाड़ी रखने के लिए गैराज भी है। मैं सुबह 9:30 बजे ऑफिस के लिए निकलना होता है और शाम को लौटते हुए 7:30 या 8 तक बज जाते हैं। ऑफिस से लौटकर फ्रेश होकर एक लार्ज शरबत बनाकर उसे सिप करते हुए टीवी पर न्यूज़ देखना मेरा इकलौता काम है। फिर 9:30-10 तक खाना गर्म करके खा लेता हूँ। मन हुआ तो कहानी पढ़कर या फिल्में देखकर मनोरंजन कर लेता हूँ और बस फिर खुद को गुड नाइट विश करके सो जाता हूँ। घर के काम के लिए एक मैट लगा रखी है, उसका नाम प्रीति है। वो कोई 35-36 साल की ग्रामीण परिवेश से आई हुई सुंदर नयन नक्श वाली विधवा स्त्री है। उसका पति किसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था और 2 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में चल बसा था। प्रीति की एक ही कन्या संतान है, उसका नाम भावना है, पर सब उसे गुनगुन कहकर ही बुलाते हैं। वो 18-19 वर्ष की दहलीज पर खड़ी इंटरमीडिएट की छात्रा है। परीक्षा देकर वो रिजल्ट की प्रतीक्षा में थी। मैं इन दोनों माँ बेटी के काम से संतुष्ट हूँ और तीज त्योहार को इन्हें कपड़े वगैरह गिफ्ट करता रहता हूँ। एक बात और, मैंने इन दोनों माँ बेटी को कभी भी किसी नज़र से नहीं देखा, क्योंकि जिंदगी का वो दौर तो कब का निकल चुका था जब नई नई फसल का आनंद लेने की बेकरारी रहती थी। ताजी फूलों पर भौरों की तरह मंडरा कर उसका रस लेकर उसे फूलों से फूल, वो सब बातें कब की छूट चुकी थीं। वो सब कॉलेज लाइफ की बातें थीं। अच्छा जॉब मिलने के बाद शादी, फिर बाप बनने के बाद जिंदगी में गंभीरता और दायित्व का बोध आ ही जाता है। फिर वो सब बातें अपने आप छूट जाता है। मैं अपनी मैड के बारे में बता रहा था। प्रीति सुबह 8 बजे आ जाती थी और घर की साफ सफाई करके मेरा नाश्ता और रात का खाना बनाकर चली जाती। कभी कभी उसकी बेटी भावना या कहो गुनगुन भी काम में हाथ बटाने माँ के साथ ही आ जाती थी। जब प्रीति को कोई काम होता था तो वो अपनी बेटी को भेज देती थी। जैसा कि मैंने बताया कि इन दोनों माँ बेटी के काम से मैं पूर्णतः संतुष्ट था और सबसे बड़ी बात की, इन माँ बेटी के हाथ से बने खाने का स्वाद ही लाजवाब था। अब बात उस वाकये की जो इस कहानी का आधार बने। मेरा दूध वाला पास के ही गांव से आता है। दूध के पैसे वो हर महीने नहीं लेता है। वो कहता है कि साहब खर्च हो जाते हैं, इसलिए 3-4 महीने के इकट्ठे लूँगा तो बचत हो रहेगी। 2 साल बाद बिटिया की शादी करनी जो है। इस प्रकार एक दिन उसका फोन आया और बोला, साहब जी मैं पैसे लेने कल ऑफिस आऊँगा। मैंने भी उसे हाँ बोल दिया। उसी दिन मैंने मोटा मोटा हिसाब लगाया तो उसके कोई 3,500 से कुछ ज़्यादा के करीब देने थे। बाकी हिसाब वो खुद ही बता देगा, ये सोचकर मैंने दिमाग नहीं लगाया। मैंने एटीएम से 4,000 रुपये निकाल लिए। 500 के 8 नोट गिनकर मैंने वॉलेट में रख लिए। मैं ज़्यादा कैश अपने पास नहीं रखता, क्योंकि ज़्यादातर खर्च या खरीदारी मैं डिजिटली ही करता हूँ।
अगले दिन दोपहर में दूध वाला अपने पैसे लेने ऑफिस आ गया तो मैंने उसे बिठाया और वॉलेट में से वो 500 के नोट निकालकर उसे दे दिए। मैंने बोला कि बाकी जो बचे वो हिसाब में लिख लेना और अगले बिल में एडजस्ट कर देना। दूध वाले ने वो नोट गिने और बोला कि साहब जी, ये तो 3,500 ही हैं, मुझे तो 3,750 लेने हैं। उसकी बात सुनकर मैंने उसके हाथ से पैसे लेकर अच्छे से गिने तो पाया कि वो 7 नोट ही थे। मेरा दिमाग चकरा गया क्योंकि एटीएम से पैसे निकालने के बाद तो मैं सीधा घर चला गया था और कहीं खर्च करने का प्रश्न ही नहीं था। मैंने सर झटकते हुए दूध वाले से कह दिया, ठीक है, अभी ये रख लो, बाकी अगले बिल में जोड़ देना। उसके जाने के बाद मेरा दिमाग चकरा रहा था कि 500 का एक नोट कहाँ गया। बहुत दिमाग लड़ाया पर कुछ याद नहीं आया। फिर कुछ कुछ याद आया कि पहले भी मुझे ऐसा कई बार लगा था कि वॉलेट में पैसे कम से लग रहे हैं, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। ज़्यादा सोचने पर शक की सुई काम वाली पर जा ठहरी, पर मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो चोरी करेगी। फिर सोचा कि मैं तो घर में ही रहता हूँ, मेरा वॉलेट मेरे सामने टेबल पर या बेड पर रखा रहता है, तो फिर तभी अचानक से दिमाग की बत्ती जली कि जब मैं सुबह नहाने वॉशरूम जाता हूं उस टाइम कोई घर में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि पैसे ताला लगाकर रखने की आदत मेरी कभी नहीं रही। तो ये बात हो सकती है। फिर याद आया कि आज सुबह तो प्रीति की बेटी गुनगुन काम करने आई थी, तो क्या उसने पैसे निकाल लिए या माँ बेटी दोनों की मिली भगत है। अब जो भी हो, मैंने चोर को पकड़ने के लिए कुछ सोचकर अपना प्लान बना लिया। अगले दिन से मैंने नहाने जाने से पहले अपना वॉलेट तकिए के नीचे रखना शुरू कर दिया और अपना फोन एरोप्लेन मोड पर करके पास की मेज पर इस तरह से बुक में छिपा कर रखा कि किसी को नहीं दिखे और उसका वीडियो कैमरा ऑन करके रखने लगा। नहाकर वापस आने के बाद मैं वीडियो चलाकर देखने लगा कि रूम में क्या क्या एक्टिविटीज हुई। शुरू के 4-5 दिन तो प्रीति काम करने आती रही तो सब कुछ ठीक ठाक मिला। फिर एक दिन गुनगुन काम करने आई। जिस दिन प्रीति नहीं आती थी वो मुझे फोन करके बता देती थी कि वो नहीं आ पाएगी या उसकी जगह गुनगुन आएगी। गुनगुन उस दिन जल्दी ही आ गई और फटाफट काम निपटाने लगी। 8:30 बजे मैं नहाने के लिए चला गया और लौटकर ऑफिस के लिए रेडी होने लगा। गुनगुन ने भी अपना काम निपटा लिया था और वो मेरे ही सामने मुझे बताकर चली गई कि वो जा रही है। मैंने नाश्ता किया और अपना फोन चेक करने लगा। इस बार के वीडियो में दिखा कि मेरे नहाने जाने के तुरंत बाद वो रूम में आई और वॉशरूम के दरवाजे पर कान लगाकर भीतर की आवाजें सुनने लगी। फिर उसने चारों तरफ देखा और उसने तकिया उठाकर देखा तो मेरा वॉलेट रखा था। उसने तुरंत उसमें नोट देखे और 500 का एक नोट निकालकर झट से छिपा लिया। उसके बाद वॉलेट वैसे ही वापस रखकर निकल गई। यह सब नजारा देखकर मेरा पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था।
जिन काम वालियों पर मैंने भरोसा किया वही मुझे लूट रहे थे। इस गुनगुन की मां प्रीति अपने पति के निधन के बाद से ही मेरे घर में काम करने आती थी। उस बात को अब लगभग 1.5 साल हो गया। अगर 1.5 साल से मेरे पैसे चोरी हो रहे हैं, यदि मैं मोटे हिसाब से 1,000 रुपये महीने ही मानूं, तो 18,000 तो कम से कम होते ही हैं। मैंने खुद को भी कोसा कि मैं भी कितना लापरवाह हूं कि मैंने इन लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा किया। अब बस मुझे सही मौके की तलाश थी कि चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले करूं। वो वीडियो रिकॉर्ड करना मैंने जारी रखा और पाया कि प्रीति जब भी आती तो पैसे चोरी नहीं हो रहे थे। एक दिन चोरी के अलावा भी मैंने कुछ और देखा। दरअसल मैं रात को एक मैगजीन देख रहा था जिसमें कुछ फोटो थी। वो मेरे तकिए के एक और दबी रखी थी और दूसरी तरफ वॉलेट रख दिया था। मैं मैगजीन हटाना भूल गया था। उस दिन बाद गुनगुन फिर काम पर आई और काम निपटाने लगी। मैंने भी रोज की तरह अपना फोन वीडियो मोड पर करके छुपा दिया और बेड पर रखे मेरे वॉलेट के एरिया की रिकॉर्डिंग होने लगी। मैं नहाने चला गया। मैं नहाकर निकला और फोन चेक किया। वीडियो में साफ दिख रहा था। दिखा कि पिछली बार की ही तरह भावना चोर नजरों से चारों तरफ देखती हुई बेडरूम में घुसी और उसने फुर्ती से मेरा वॉलेट उठाकर 200 का एक नोट निकालकर झट से रख लिया। उस दिन वॉलेट में 200 वाला ही सबसे बड़ा नोट था, बाकी सब छोटे छोटे नोट थे। उसके बाद उसने मैगजीन वाली तरफ से तकिया को उठाया और मैगजीन की फोटो को देखती हुई खुश होने लगी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये बड़ी हो गई है। खैर, उस समय मैंने ज्यादा ध्यान सिर्फ उसकी चोरी वाली हरकत पर ही दी। मैंने फोन को वहीं बेड पर रखा और गुनगुन को आवाज लगाई। गुनगुन, वो आते ही बोली, जी साहब जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ गुनगुन, मेरे पर्स में पैसे कुछ कम से लग रहे हैं, कहीं तूने तो नहीं लिए? वो तमक कर बोली, राम राम साहब जी, आज आप कैसी बात कर रहे हो? मुझे क्या पता आपके पर्स का। मैं तो अपना काम करके आपके सामने ही चली जाती हूं। मैंने थोड़ा गुस्से में कहा। गुनगुन, पहले भी मेरे वॉलेट में से पैसे निकल रहे थे। अब मेरा शक तो तुम दोनों मां बेटी पर है। सोच लो और ठीक से बताओ। अगर तुमने पैसे निकाले हैं तो अभी बता दो। वो बड़ी दिलेरी से बोली, साहब जी, हम गरीब लोग हैं, अपनी मेहनत का खाते हैं। अगर आपको हम पर शक है तो वैसा बोल दो, हम लोग अब आगे यहां नहीं आएंगे। मैंने भी इस बार चिल्ला कर कहा, हाँ, मुझे तुम लोगों पर पहले शक था और अब मेरे पास सबूत भी है कि तुम लोग मेरे घर में जब से आई हो तभी से चोरी करती हो और अब तक कम से कम 60-70 हजार चुरा चुकी हो। मैं अभी पुलिस में शिकायत करने वाला हूं। आपको जो करना है वो करो। जब हमने कोई गलत काम किया ही नहीं तो क्यों डरें किसी से? कर दो शिकायत। गरीब को सताने की सजा भगवान आपको भी देंगे। मैं जा रही हूं और कल से मेरी मम्मी या मैं यहां नहीं आऊंगी। गुनगुन बड़ी दिलेरी से मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली और मुंह बिचकाकर जाने लगी। रुक, लो ये सबूत देख ले, फिर चली जाना। मैंने उसके सामने अपना फोन लहराया और उसके वो दोनों वीडियो बारी बारी से चला करके उसे दिखाए। वीडियो देखते ही
उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसके मुंह से एक भी बोल ना फूटा। ठीक है, अब जा तू। थोड़ी देर में पुलिस तेरे घर आकर तुम दोनों माँ बेटी को जेल भेजेगी, तब वहीं चक्की पीसना। मैंने फोन बंद करके कहा। गुनगुन का चेहरा फीका पड़ गया। उसके मुंह से एक आवाज भी नहीं निकली और वो सिर झुकाए खड़ी रही। ठीक है, अब तुम जाओ और कल से यहां मत आना। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर चोरी की रिपोर्ट लिखवाता हूं। यह सुनकर वो रो पड़ी और नीचे बैठकर मेरे पैर पकड़ लिए। वो बोली, साहब जी, मुझसे गलती हो गई। मैं आपके पैर पकड़कर माफी मांगती हूं। मुझे माफ कर दो और जो सजा देनी हो आप ही दे दो। मैं उफ भी नहीं करूंगी, पर पुलिस को मत बताओ। मुझे जेल जाने की सोचकर ही घबराहट हो रही है। मैंने गुस्से में कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे छोड़ो। चोरी करती हो तो सजा भी भुगत। मेरे घर से तूने और क्या क्या सामान चुराया है वो सब पुलिस तुझसे उगलवा लेगी। फिर तेरी जिंदगी तो अब जेल में कटेगी और तेरी माँ भी तेरे साथ ही जेल में चक्की पीसेगी। वो रोते रोते हाथ जोड़कर बोली, नहीं साहब, मैंने आपके घर से और कुछ भी नहीं चुराया। आप कुछ भी सजा दे लो मुझे, चाहो तो मार ही डालो, पर पुलिस को मत बुलाओ साहब। मेरी विनती मान लो। आगे से ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों से गिरते आंसू उसे एक नई दिशा दे रहे थे। मेरी निगाहें वो नजारा देखकर मेरे मन को हवा देने लगी थी। मैंने कसकर अपनी आंखें मींच ली ताकि उन सपनों के आकर्षण से मैं मुक्त हो सकूं। उसकी बड़ी होने का एहसास उसकी मैगजीन देखने वाली हरकत से ही होने लगा था और अब उसकी सपने मुझे बहला रही थी। अपने विवाह के बाद मैंने मन ही मन संकल्प लिया था कि बस अब कोई नई दिशा नहीं तय करूंगा। जिंदगी में बहुत मनोरंजन कर ली, बस अब से सिर्फ अपने परिवार का ही होकर रहूंगा। पर जो परिस्थिति, जो मौका, जो नजारा मेरे सामने था, उससे मन को दूर हटाना मेरे लिए अत्यंत कठिन हो रहा था। जब ऐसी 18-19 साल की लड़की पुलिस कंप्लेन न करने की बार बार विनती कर रही हो और कोई भी सजा भुगतने को तैयार हो, तो ऐसे में सिर्फ एक ही ख्याल आ सकता है, चाहे वो कोई भी हो, मैं, आप या और कोई भी, इसकी विनती जरूर सुन लो। कोई जितेंद्रिय पुरुष ही ऐसी परिस्थिति में ऐसी विनती को त्याग सकता है। साहब जी, कुछ तो बोलिए, रहम कीजिए मुझ गरीब पर। जो सजा आप देना चाहो दे दो मुझे, मैं उफ भी नहीं करूंगी। गुनगुन मेरे पांव अब भी पकड़े हुए आंसू बहाती हुई कह रही थी। उसके बोलने से मेरी मौन भंग हुआ। मैंने कड़क स्वर में कहा, अच्छा उठ, खड़ी हो पहले। तब मैंने उसके सामने वो मैगजीन निकाली और उसके सामने लहराते हुए कहा, इसे देखकर भी तुझे कुछ हो रहा था ना? वीडियो में मैंने देखा था। वो और ज्यादा सकपका गई और मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अच्छा सुन, तेरी सजा ये है कि मैं तेरे साथ खेल खेलूंगा। अगर तू खेलने को तैयार है तो ठीक, वरना जो तुझे ठीक लगे वो करना और जो मुझे करना होगा वो मैं करूंगा। मैंने उसे शुद्ध हिंदी में अच्छी तरह से समझा दिया। दोस्तों, मैं किसी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहता था, मगर सामने
उस लड़की की विनती को देखकर मेरे मन में खेलने का विचार आने लगा। दोस्तों, कहानी को यहीं विराम दे रहा हूं। आगे की कहानी आपको अगली कहानी में सुनाऊंगा। यह कहानी आपको पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नई नई कहानियाँ प्रतिदिन सुनने को मिलती रहे।